कर नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? इसका नाम है लाल, पीला और हरा। मुझे 12 विद्यार्थी चाहिए। कृपया स्वेच्छा से सामने आ जाएं। आपको जमीन पर बनी हुई लकीर पर खड़े होना है। सबसे पहले खड़ा व्यक्ति लाल कहेगा, फिर उसके बाद खड़ा व्यक्ति पीला कहेगा और तीसरा व्यक्ति हरा कहेगा। फिर चौथा व्यक्ति लाल बोलकर इस कड़ी को फिर से शुरू करेगा। आप जो रंग कहेंगे उसके अनुसार यह क्रम होगा: 1 लाल, 2 पीला, 3 हरा, 4 लाल, 5 पीला, 6 हरा, 7 लाल, 8 पीला, 9 हरा, 10 लाल, 11 पीला, 12 हरा। जब मैं कहूं शुरू, तब जिन्होंने लाल कहा था वे 3 कदम आगे चले जाएंगे और 4 कदम पीछे जाएंगे। जिन्होंने पीला कहा था वे 3 कदम आगे चलेंगे और फिर 3 कदम पीछे। जिन्होंने हरा कहा था वे 3 कदम आगे चलेंगे और 2 कदम पीछे। जब भी मैं शुरू कहूं, तब आपको इन निर्देशों का पालन करना है, ठीक है? क्या आपको खेल पसंद आया? पहले तो आप एक ही लकीर में खड़े थे, पर अंत में आप 3 अलग अलग जगहों पर थे, एक के पीछे एक, है ना? लाल रंग वाले पीछे थे, पीले रंग वाले उसी जगह थे और हरे रंग वाले अपने स्थान से आगे थे। क्या अब हम इस खेल की तुलना अपनी आमदनी और खर्चे से करें? शुरुआत की लकीर हमारी मूल स्थिति दर्शाती है, आगे बढ़ना हमारी आमदनी दर्शाती है और पीछे जाना हमारे खर्चे दर्शाता है। लाल 3 इकाई कमाते हैं पर 4 इकाई खर्च करते हैं, इसीलिए वे पीछे चले गए क्योंकि उनके खर्चे आमदनी से ज्यादा है। पीले 3 इकाई कमाते हैं और 3 खर्चे करते हैं, इसीलिए वे उसी जगह रहते हैं। वे उन लोगों को दर्शाते हैं जो अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं। हरे 3 इकाई कमाते हैं और केवल 2 इकाई खर्च करते हैं और कमाई का एक भाग बचाते हैं, इसीलिए उन्होंने जहां से शुरू किया था वहां से आगे है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि 3 मेंढक एक कांच के गहरे बर्तन में गिर गए हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेंढक का बर्ताव लाल रंग वाले की तरह है, यानी कि अगर वह 3 कदम आगे आते हैं तो एक 4 कदम पीछे जाता है। दूसरे का बर्ताव पीले रंग वाले जैसा है और तीसरे का बर्ताव
हरे रंग वाले की तरह है। इनमें से कौन सा मेंढक जल्दी बाहर निकल जाएगा? सही कहा। लाल थोड़ा आगे बढ़ेगा पर कई कदम पीछे रह जाएगा। पीला आगे पीछे करता हुआ उसी जगह रह जाएगा, पर हरा अपने प्रयास से लगातार आगे बढ़ता हुआ जल्दी बाहर निकल जाएगा। सोचिए कि अगर मेंढक की तुलना मनुष्य के व्यवहार से की गई है तो हमने इससे क्या सीखा? अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। अपनी आमदनी के सारे पैसे खर्च करने से हम उन्हीं परिस्थितियों में अटक जाते हैं। अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करने से हमारी उन्नति होती है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपने 350 रुपए बचाए हैं। आप एक दुकान पर कपड़े खरीद रहे हैं। आपने 3 कपड़े देखे, अ, ब और स। तीनों अच्छे हैं और आपको पसंद भी है, पर अ में अच्छी कशीदाकारी है, इसीलिए इसका दाम 350 रुपए है। ब का दाम 300 है और स का दाम 250 है। आपने 50 रुपए रिक्शा के खर्च कर लिए और 300 रुपए कपड़े खरीदने के लिए। इस परिस्थिति में आप कौन सा कपड़ा खरीदेंगे? 1, अ के लिए 300 रुपए देकर 50 रुपए उधार रखेंगे। 2, ब खरीदेंगे। या फिर 3, स खरीद कर 50 रुपए बचा लेंगे। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इनमें से एक विकल्प चुनना है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। जब आपको केवल 300 रुपए खर्च करने हैं, तब 350 रुपए खर्च करना दर्शाता है कि आपका व्यवहार लाल रंग वाला है। आमदनी से ज्यादा खर्चा करना। ऐसा करने से आप पर कर्जा बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जब उसी किस्म का कपड़ा 250 रुपए में मिल सकता है, तो उसके लिए 300 रुपए खर्च करना यह दर्शाता है कि आपका व्यवहार पीले रंग वाला है। सब कुछ खर्च देने से आपकी कोई बचत नहीं होगी। इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। जबकि उसी किस्म के कपड़े के लिए 250 रुपए खर्च करने में समझदारी है। यह दर्शाता है कि आपका व्यवहार हरे रंग वाला है। आप गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए बचत करने के तरीके ढूंढते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बचत भी बढ़ेगी। धन के प्रबंधन का मतलब है कि सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। मैं दोहराता हूं, धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। हमने यह समझा कि धन के प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं कि अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रयोग किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले कामिनी की परिस्थिति देखते हैं। कामिनी एक मध्य वर्गीय परिवार से है।
उसके माता पिता उसे धन के प्रबंधन का अनुभव देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने परिवार के मासिक खर्चों का काम उसे सौंप दिया है। पूरे महीने की आमदनी उसे दे दी ताकि वह खर्चे संभाल सके। सबसे पहले कामिनी ने सारे खर्चे की सूची बनाई। आइए एक कार्यकलाप के द्वारा देखें कि उसने सारे खर्चे किन वर्गों में डाले हैं। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ खर्चे दिखेंगे और दूसरी तरफ कुछ वर्ग दिखेंगे। आपको खर्चे को सही वर्ग में डालना है। खर्चे वर्ग: चावल, कांस्य की मूर्ति, फिल्म देखना, घर का किराया, दवाइयाँ, बांस का झूला, बीमा की किश्त, किताबें, मनोरंजन, रख रखाव, विलास, खाना, राशन, आराम, पूंजी निवेश, आपातकालीन, शिक्षा। बहुत अच्छी तरीके से किया आपने, धन्यवाद। क्या हम सही जवाब देख लें? खर्चे वर्ग: चावल, खाना, राशन, कांस्य की मूर्ति, विलास, फिल्म देखना, मनोरंजन, घर का किराया, रख रखाव, दवाइयाँ, आपातकालीन, बांस का झूला, आराम, बीमा की किश्त, पूंजी निवेश, किताबें, शिक्षा। यह घर के खर्चे का एक नमूना है। घर की आमदनी, स्वास्थ्य, रहने का ढंग और अन्य परिस्थितियों के आधार पर यह बदल सकता है। इसके बाद कामिनी ने प्रत्येक चीज को 3 मुख्य वर्गों के अनुसार रखा: महत्वपूर्ण और जरूरी खर्च, आराम और सुख के लिए खर्च, विलास और ऐश्वर्या के खर्चे। उसकी नई सूची के अनुसार खाना, कपड़े और घर महत्वपूर्ण व जरूरी खर्चे हैं। जिन खर्चों से सुख मिलता है और तनाव कम होता है वे आराम वाले खर्च में आते हैं। जो खर्च समाज में अपना ओहदा दिखाने के लिए किया जाता है वे विलास के खर्च में होते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ खर्चे दिखाए जाएंगे। आप एक मध्य वर्गीय परिवार से हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप इन खर्चों को जरूरत, आराम और विलास के वर्ग में डाल सकते हैं? खर्च, जरूरत, आराम, विलास। चावल, बिजली, फिल्म देखना, घर का किराया, दवाइयाँ, एक महंगी तस्वीर, झूलती हुई कुर्सी, बीमा की किश्त, 5 सितारा होटल में पार्टी, पिकनिक। आपने बहुत अच्छी तरह किया, धन्यवाद। क्या अब हम देखें कि खर्चे को किन किन वर्गों में डाला गया है? खर्च, जरूरत, आराम, विलास। चावल, जरूरत, बिजली, जरूरत, फिल्म देखना, आराम, घर का किराया, जरूरत, दवाइयाँ, जरूरत, एक महंगी तस्वीर, विलास, झूलती हुई कुर्सी, आराम, बीमा की किश्त, जरूरत, 5 सितारा होटल में पार्टी, विलास, पिकनिक, आराम। कामिनी ने घर के खर्चे को
अपने परिवार की आमदनी के अनुसार वर्गों में डाला। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये वर्ग हर परिवार की आमदनी के अनुसार अलग होंगे। उदाहरण के लिए, जो परिवार खुद के घर में रहता है उसकी सूची में घर का किराया नहीं आएगा। उसकी जगह रख रखाव के खर्चे होंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स इत्यादि। और तो और, आराम व विलास किसे कहा जा सकता है, यह भी परिवार की आमदनी पर निर्भर करेगा। कामिनी ने अपनी सूची अपने माता पिता को दिखाई। उन्होंने उसके काम को सराहा और उससे पूछा कि अब वह क्या करेगी। उसने कहा कि वह विलास के खर्चे नहीं करेगी, जरूरत वाले खर्चे पर ध्यान देगी, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पैसे बचा कर रखेगी। अगर कुछ पैसे बच गए तो वह आराम वाली चीजें पर खर्च करेगी। योजना के अनुसार खर्चा करना क्या होता है? योजना के अनुसार खर्चा करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। मैं दोहराता हूं, योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। अपनी आमदनी के सारे पैसे खर्च करने से हम उन्हीं परिस्थितियों में अटक जाते हैं। अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करने से हमारी उन्नति होती है। धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आपसे मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। आइए अब योजना के अनुसार खर्च करने के और पहलू देखते हैं। सबसे पहले मदन के बारे में जानते हैं। मदन एक छात्रावास में रहता है। वह अपने कमरे को सजाना चाहता है, इसीलिए उसने अपने दोस्त नवीन से 250 रुपए उधार लिए और 10 दिनों में लौटाने का वादा किया। पर वह 10 दिनों में पैसे नहीं लौटा पाया। नवीन मदन से पैसे मांगने गया। अगर आप मदन की जगह होते तो क्या करते? नवीन से मिलना जुलना छोड़ देते, उसे यह वादा करते कि आप 2 दिनों में पैसे लौटा देंगे, नवीन से माफी मांगते। क्या आप में से 2 छात्र इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? मदन का पात्र निभाने वाले व्यक्ति को एक विकल्प चुनना है और उसके अनुसार अभिनय करना है।
बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। अगर मदन अपने वादे के अनुसार पैसे नहीं लौटाएगा तो उनके रिश्ते में दरार आ जाएगी। मदन नवीन से मिलना बंद कर देगा तो दरार और बढ़ जाएगी। झूठे वादे करने से भी रिश्ते और बिगड़ेंगे और नवीन मदन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। केवल माफी मांगने से मदन का आदर और आत्मसम्मान कम हो जाएगा। हमने इससे क्या सीखा? कर्ज लेने के नकारात्मक परिणाम, रिश्तों में दरार, आत्मसम्मान और आदर में कमी। योजना के अनुसार खर्च करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है कर्ज न लेना। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना। अब एक कहानी से जुड़ी हुई गणित की समस्या देखेंगे। एक महान कवि था जिसने अपनी कविता एक राजा के दरबार में सुनाई। कविता से बहुत खुश होकर राजा ने उस कवि को मुंह मांगा इनाम देने का वादा किया। कवि ने तुरंत एक शतरंज की तरफ इशारा करते हुए एक वर्ग में एक दाना चावल रखने को कहा। राजा ने वह कर दिया। उसने कहा कि अगले वर्ग में उसके दुगने चावल रखे जाएं। राजा ने अगले वर्ग में 2 दाने रख दिए। फिर उसने कहा कि इस तरह हर अगले वर्ग में पिछले वर्ग के मुकाबले दुगने चावल रखे जाएं। राजा उसकी यह सरल सी इच्छा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, पर राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। क्या आप बता सकते हैं कि 64वें वर्ग में कितने चावल रखे गए थे? क्या आपने हिसाब लगा लिया? आप नहीं लगा पाए, है ना? क्या हम कंप्यूटर की मदद से इसका हिसाब लगाएं? अड़तीसवें वर्ग के बाद कंप्यूटर भी इसका हिसाब नहीं निकाल पाया। आइए फिर से कहानी पर ध्यान देते हैं। जब राजा ने कवि की मांग को पूरा करना शुरू किया तो उसका शाही भंडार खाली हो गया। इसके बाद ही राजा समझ पाया कि उसकी इच्छा इतनी सरल नहीं थी जितनी की दिख रही थी। पूरा राज्य मिलकर भी वह इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। अब राजा की परिस्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कि उन लोगों की होती है जो बहुत अधिक दर पर कर्ज लेते हैं। कुछ अनियोजित क्षेत्र में ब्याज की दर इतनी ज्यादा होती है कि वह मूल राशि से भी अधिक हो जाती है। इसीलिए किसी आराम या विलास की चीज को खरीदने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि इसके लिए कर्ज लेना चाहिए या नहीं। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना। मुझे यकीन है कि आपने मेहनती चींटी की कहानी सुनी होगी जिसने बारिश आने से पहले खाना इकट्ठा कर लिया और आलसी टिड्डा गर्मियों में आराम करता रहा। फिर उस टिड्डे को बारिश के मौसम में भूखा रहना पड़ा। आप में से किन लोगों को भविष्य के लिए पैसे बचाकर रखने की आदत है? आपने यह कब और कैसे शुरू किया? आपने कितने पैसे बचाए हैं? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। जेब खर्च से
कुछ पैसे रोज बचाए जा सकते हैं और उन पैसों से आप अपनी पसंद की चीज खरीद सकते हैं। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता खोल सकते हैं। उन बचे हुए पैसों का आप उचित समय पर सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आवर्ती बचत खाता भी एक विकल्प है। हर महीने आप एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं और एक निश्चित समय के बाद आपको वह राशि ब्याज के साथ वापस मिलती है। इस तरीके से आप भविष्य में आने वाले किसी खर्चे के लिए उन पैसों को काम में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आवर्ती खाते के पैसे से आप उच्च शिक्षा या घर की मरम्मत, रंगाई इत्यादि इसके लिए पैसे बचा सकते हैं। हमेशा ऐसे बैंक में पैसे डालने चाहिए जो जाना पहचाना और विश्वसनीय हो। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना, बचत की आदत डालना। आइए अब विनीता के बारे में जानते हैं। विनीता की चचेरी बहन की शादी होने वाली है। विनीता उसे एक घड़ी देना चाहती है। वह एक घड़ी की दुकान पर गई जहां से उसने पहले भी 2 दीवार घड़ियां खरीदी थी। घड़ी खरीदने के बाद उसकी नजर एक मेज घड़ी पर गई जिसकी डिजाइन बहुत सुंदर थी और उसकी धुन भी बहुत प्यारी थी। दुकानदार ने विनीता को उस घड़ी की खूबियां बताई। विनीता को बहुत मन हो रहा था कि वह घड़ी खरीद ले। अब मैं चाहता हूं कि आप में से 2 छात्र इस दृश्य का अभिनय करके दिखाएं। अंत में आपको दर्शाना है कि विनीता ने उस घड़ी को खरीदने का लोभ छोड़ दिया और दुकानदार को धन्यवाद देते हुए घर चली गई। बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। जब आप बाजार में कुछ खरीदने गए हैं तब उसके अलावा और कई सामान खरीदने का लोभ अनुचित होता है। हम बिना सोचे समझे ऐसी खरीदारी कर लेते हैं। इसे कहते हैं आवेगपूर्ण खरीदारी। अगर हम योजना के अनुसार खर्च करने में विश्वास रखते हैं तो हमें इस तरह की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। किसी चीज की सजावट या उसके विज्ञापन से आकर्षित होकर कुछ खरीदना आवेगपूर्ण खरीदारी होती है। हम आवेगपूर्ण खरीदारी तब करते हैं जब हम पर दोस्तों का नकारात्मक दबाव होता है और हम उनके सामने दिखावा करना चाहते हैं। हमें इस तरह की खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह खर्च योजना के अनुसार नहीं होता और इससे हमारी बचत में कमी हो सकती है। हम महत्वपूर्ण कामों के लिए बचत करते हैं, इसीलिए बचत के पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी चीज के विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीदारी करने से पहले यह सोचना चाहिए कि हमें उस चीज की कितनी जरूरत है और वह वस्तु पैसे खर्च करने लायक है या नहीं। अगर हमें इनमें से किसी भी बात पर शंका हो तो वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए। योजना के अनुसार खर्च करने का एक और पहलू है आवेगपूर्ण खर्चा न करना। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना, बचत की आदत डालना, आवेगपूर्ण खर्चा न करना। अब एक कार्यकलाप करेंगे। क्या आपने कभी कोई आवेगपूर्ण खर्चा किया है? उदाहरण के लिए
एक दुकान पर कपड़े खरीदने के बाद आपने एक कुर्ता देखा जो आपको बहुत पसंद आया और आपने वह खरीद लिया। यह कोई कपड़ा या खिलौना या कुछ और हो सकता है। क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहते हैं? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या आपको वह सत्र याद है? अपने माता पिता को समझें। उसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरह माता पिता ने 2 साल के बच्चे की बात मान ली पर 14 साल के बच्चे को मना कर दिया। अब आप समझ गए होंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना? वे आवेगपूर्ण खर्चा नहीं करना चाहते थे और उन्हें पता था कि आप आवेगपूर्ण खर्चे के नकारात्मक प्रभाव समझ सकते हैं। धन का प्रबंधन खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन का आधार होता है। इसीलिए हमें लाल रंग वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि आमदनी से ज्यादा खर्चा करना। पीले रंग वाला व्यवहार यानी कि पूरी आमदनी खर्च करना, यह भी नहीं करना चाहिए। हमें हरे रंग वाला व्यवहार अपनाना चाहिए, यानी कि आमदनी से कम खर्च करना और भविष्य के लिए बचाना। आप सबको शुभकामनाएं। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। अपनी आमदनी के सारे पैसे खर्च करने से हम उन्हीं परिस्थितियों में अटक जाते हैं। अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करने से हमारी उन्नति होती है। धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। कर्ज लेने के नकारात्मक परिणाम: रिश्तों में दरार, आत्मसम्मान और आदर में कमी। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना, बचत की आदत डालना, आवेगपूर्ण खर्चा न करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो,
मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जान पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। मैं बोर हो रही हूँ। ओह, तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अप्पा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है?
आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट। क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ अप्पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। रीटा, ठीक है? रीटा, क्या हुआ? मेरी डॉट तो 1 महीने बाद है ना? मगर भाभी ने बोला कि महीना तो हर महीने आता है, तो? अच्छा, तो तुझे इस बात की चिंता है? इतनी चिंता मत कर, महीना आने पे भी तू भाग सकती है। ये तेरा पहला महीना है ना? महीने को नियमित होने में कुछ साल लग सकते हैं, तब तक जरूरी नहीं है ये हर महीने आए। 2 से 3, 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन जब महीना नियमित हो जाएगा तब तो वो 30 दिन पर ही आता होगा ना? इसका जवाब तुम्हें अगली पहेली में मिल जाएगा।
पिछली पहेली तो तुमने हमारी मदद से सुलझा ली, मगर ये अकेले सुलझानी होगी, तभी तो पहेली की सहेली का खिताब मिलेगा और एक उपहार भी। उपहार? जल्दी से बताना पहेली। अच्छा तो सुनो, महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता, हिसाब लगाओ अगर 16 को आता तो बताओ अगला फेरा कब लगाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। ये क्या रुखसार, तुम जानती हो ना कि मुझे गिनती से कितना डर लगता है। जो डर गया वो मर गया। अच्छा पहेली फिर से सुना। महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता, हिसाब लगाओ अगर 16 को आता तो अगला फेरा कब लगाता। अगला फेरा 14 तारीख को। हाँ, अरे पहेली की सहेली, पहेली की सहेली, पहेली की सहेली। सर कहाँ है मेरा उपहार? कल तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया इसलिए ये बनाया। ये है खास कंगन, भाभी ने सिखाया। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि महीना कब शुरू होगा और कब खत्म। लेकिन कैसे? बताती हूँ। ये है पहेली की सहेली कंगन। इसमें 28 मोती इसलिए हैं क्योंकि अनुमानन लड़कियों में महीना 28 दिन के बाद आता है। 5 लाल मोती, 13 सफेद मोती और 10 नीले मोती। जैसे महीना शुरू होता है, रबर को लाल मोती के ऊपर ले जाओ, वो हुआ आपका पहला दिन। ऐसे ही हर दिन रबर को सरका के अगले वाले मोती के ऊपर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा महीना 5 दिन तक रहता है, इसलिए 5 लाल मोती। इसके बाद 13 दिन तक आपका शरीर महीने की आने की तैयारी करता है, जो इन 13 सफेद मोतियों से पता चलता है। फिर अगले 10 दिन जो ये नीले मोती हैं, इन दिनों आप महीने के आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि महीने के आने का वक्त नजदीक है। जैसे ही महीना आए, रबर को पहले लाल मोती के ऊपर ले जाएं। ये है 28 दिन का महीना चक्र इस छोटे से कंगन में। थैंक यू सहेली। अब तो जब मुझे पता चल गया है कि इस और इस तारीख के बीच में आएगा, तब मैं कपड़े के साथ तैयार रहूंगी। और हाँ, इसके लिए तुम कैलेंडर पर निशान लगाकर भी अगले तारीख का अंदाजा लगा सकती हो। समझी? जी हाँ पहेली की सहेली। तो इसी खुशी में क्यों ना इस कंगन को एक नाम दिया जाए? क्यों? क्या नाम रख सकते हैं? पहेली की सहेली कंगन। हाँ, ये ठीक है। आज हथेली पर ये ट्रॉफी और महीने बाद दौड़ के जीत की ट्रॉफी। ये मेरा वादा है दोस्तों। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी? अरे खींचो मत। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के। सुमन के एस, सीधे हाथ साबुन मल के, यू, उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम, मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए, अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन,
नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप।